चलिए देखिए, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में सिंपल से बता देता हूँ। अब इवेंट के बारे में तुमको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता, सैंपल स्पेस क्या होता है, कुछ मालूम है थोड़ा बहुत तो ये सब चीजें। अब बात करते हैं सीधा, मैं प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक से है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्लियर बात है, अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसके मान लो टोटल आउटकम्स है m+n। जैसे मान लो एक सिक्के को उछाला तो कितने आउटकम्स आते हैं, 2 आते हैं ना। नहीं सर शोले वाला सिक्का है, सीधा खड़ा हो जाता है सर हमारा सिक्का, तो ऐसे है ना, समझ गए बात। ये शोले वाला सिक्का नहीं है कि दोनों तरफ, या फिर वो भी नहीं है, बचपन में कभी ऐसा तो नहीं किया ना, 2 50 पैसे को सिक्के को चिपका के दुकानदार को देके आ गए, ये लो 5 रुपए, ठीक है, क्लियर है बात ये। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, किसने किया है ये काम, सही से बताना, कि 2 50 पैसे को सिक्के को चिपका के देके आ गए दुकान वाले को, और दुकान वाले को चूना लगाया 4 रुपए का। चलो अब देखो, टोटल नंबर आउटकम्स हो गए m+n। मान लो m उसके फेवर में है, m क्या है उसके फेवर में है, और n क्या है अनफेवरेबल है, समझ गए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, समझ गए बात ये। या फिर अपन बोल सकते हैं, समझ गए, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो क्या मिल जाएगा m/m+n। तो ये हुई होने की प्रोबेबिलिटी। देखो कोई है, होता है ना, किसी के पास होता है या होती है, किसी के पास नहीं होती है, तो होना या नहीं होना, समझ गए बात ये। तो होना या नहीं होना दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर, ऐसे दुख की रख पे है ना, हाथ मत रखो सर अभी, है ना, समझ गए बात ये। चलो देखो, तो किसी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। इसका मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - p(a)। तो क्या मिल जाएगा, बिल्कुल करनी चाहिए बेटा क्लास, इसमें मैं आपको सारे 2024 वाले अच्छे PYQ कराने वाला हूँ सारे, है ना। तो 1 - ये आ जाएगा m/m+n, मतलब क्या आ गया n/m+n। तो होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, अगर हमको पता है कि जैसे मैं बोलूं, मैंने एक डाइस को फेंका 7 आ जाए, क्या डाइस में 7 आ सकता है क्या, अगर डाइस में मान लो 1 2 3 4 5 6 है तो, ठीक है ना। इसका मतलब अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, और श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। क्लियर है सभी को यहां तक का, इसमें कोई दिक्कत, इसमें से कोई समस्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल मैंने पहला ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या है, उसके बाद फिर सारे जो 2024 के क्वेश्चन लिए मैंने इस बार पूरे, इसमें एक क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्या है, वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर टू बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। अब देखो एग्जामिनेशन में क्या आता है, ई आता है, XAMINATION, इसका मतलब टोटल लेटर कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 हुए, टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसमें से क्या है 2 A है, 2 I है और 2 N है। आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। देखो उसने फेवरेबल क्या बोला गया, लेटर M 4th पोजीशन पर आए, अगर M 4th पोजीशन पर आए तो देखो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बताओ क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, M अगर 4th पोजीशन पर फिक्स हो गया, क्या हो गया M अगर 4th पोजीशन पर फिक्स हो गया तो क्या आ जाएगा, M अगर 4th पोजीशन पर फिक्स हो गया, इसका मतलब 10 लेटर बचे, तो 10 का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल से, उसमें 2 रिपीट कर रहे हैं 2 रिपीट कर रहे हैं 2 रिपीट कर रहे हैं, अपॉन टोटल थे 11। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ क्या बच गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, तो 1/11 बचेगा क्या। हाँ भाई क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ, M अगर 4th पोजीशन पर आए तो M को फिक्स कर दिया, बाकी 10 का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल जिसमें 2 2 2 रिपीट कर रहे हैं, टोटल थे 11, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो आंसर क्या आ गया 1/11। क्लियर है बात ये। चलिए हाँ भाई, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था उससे पिछले साल,
हाँ भाई, क्या करें इसमें, देखो क्या बोला गया है, एक अनबाइस्ड डाइस है। अनबाइस्ड डाइस का मतलब समझ गए, एक सिंपल डाइस है जो क्या क्या शो करता है, 1 2 3 4 5 6 शो करता है। कितनी बार फेंका गया है, कितनी बार फेंका गया है, 3 बार फेंका गया है। कितनी बार फेंका गया है, 3 बार फेंका गया है, ठीक है ना। तो टोटल केस कितने आ जाएंगे, 6 × 6 × 6 ये आएंगे। हाँ भाई, टोटल केस यही आएंगे क्या। चलो अब देखो, उसके आगे बात करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि ith रोल में i-1th से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब समझे क्या आना चाहिए कि अगर मान लो i बराबर 2 रखता हूं मैं, ये स्मॉल i है, ठीक है ना। अगर मैं i बराबर 2 रखता हूं, इसका मतलब सेकंड बार में फर्स्ट बार से बड़ा आना चाहिए। i को 3 रखता हूं, इसका मतलब थर्ड बार में सेकंड बार से बड़ा आना चाहिए। मतलब समझे, एग्जांपल देके बताऊं। जैसे मान लो आपने डाइस फेंका, आपके आ गया 3। अब आपने दोबारा डाइस फेंका तो आपके क्या आ सकता है, 4 या 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको 3 बार फेंकना है। अब मान लो आपके 4 आ गया, तो अगली बार में 5 या 6 में से कुछ भी आ जाए। आई बात समझ में। बेटा फैक्टोरियल में कुछ नहीं होता है। देखो फैक्टोरियल ऐसा होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1। बेटा बायनोमियल पढ़ा होगा ना, जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 10 बाहर निकालेंगे तो 9 फैक्टोरियल बन जाता है। n फैक्टोरियल है तो n बाहर निकालेंगे तो n-1 फैक्टोरियल। चलिए अब देखो, आयोटा नहीं है बेटा, आई है। अरे भाई आयोटा नहीं है यार, आई है, आई स्मॉल आई। आई बराबर ith रोल मतलब जैसे सेकंड रोल, हाँ जो स्टॉप में रहना चाहिए। अब देखो, अब इसका मतलब 3 बार में 3 नंबर आएंगे, तो सुनो हुआ क्या। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 6 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लो और उनके अरेंजमेंट का तरीका एक ही रहेगा, अपॉन क्या आएगा, 6 की पावर 3। देखो सुनो कैसे, मान लो 6 में से कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, तुम्हारी इच्छा हो जो 3 नंबर, जैसे मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, या फिर 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, 2 पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, एक ही तरीका होगा। आई बात समझ में। फैक्टोरियल कब लेना होता है, जब चीजें रिपीट करें। आ रही मेरी बात समझ में। तो 6C3 क्यों लिया, 6 में से कोई भी 3 नंबर ले लो, ले लिए 6 में से कोई भी 3 नंबर, उनको रखने का तरीका एक ही होगा। क्यों, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, उससे बड़ा उसके बाद आएगा, और उससे बड़ा उसके बाद आएगा। बताओ कितने तरीके हो गए। 6C3 होता है 20, 20/216। तो देखो क्या जा रहा है, अगर अपन किससे डिवाइड करें, 4 से, तो 4 से 5 बार जाएगा, 4 से जाएगा 5 बार, तो 4। समझ गए बात ये। तो 5/54। ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, ये क्लास में मैं कराता हूं हर बार। क्लास में मैं ऐसे बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। समझ गए बात ये। हाँ भाई क्लियर है सभी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब क्या है, वो गाना नहीं सुना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा, रिपीट करें। बेटा रिपीट कुछ नहीं था, 6 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए भाई, टोटल 6 नंबर है ना, तो 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए और 3 नंबर्स को अरेंजमेंट करने का तरीका एक होगा। तो देखो यहां पर अब क्या हुआ, अब आपके पास 3 लेटर है और 5 एड्रेस है। बताओ कैसे करेंगे। 3 लेटर्स को 5 एड्रेस पर क्या करना है, पोस्ट करना है। और बोला गया है कि जो 3 लेटर्स हैं वो सिर्फ 2 ही पते पर जाके पहुंचे। समझ गए, 3 एड्रेस क्या हुआ, 2 ही जगह पर जाने चाहिए बस। तो बताओ कैसे करेंगे। हाँ भाई 3 लेटर्स क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 ही जगह पे जाने चाहिए। पहले तो एक चीज बताओ, 3 लेटर को 5 एड्रेस पे रखने के टोटल तरीके कितने होंगे, बताओ टोटल तरीके कितने होंगे। देखो फर्स्ट लेटर को पहुंचाने के 5 तरीके, आपने लेटर लिखा, सामने 5 जगह भेज सकते हो आप कि सर ऐसी किस्मत कहाँ हमारी, लेटर वेटर कोई लेगा। मैं लेटर लिखेंगे तो लपड़ वपड़ पड़ जाएंगे, दे लपड़ हैं। चलो इधर आ जाओ, अब ऐसा लेटर का ज़माना भी नहीं है। अब देखो क्या हुआ,
पहले लेटर को पहुंचाने के 5 तरीके, सेकंड लेटर को भी 5 तरीके और थर्ड लेटर को भी 5 तरीके। तो बताओ टोटल कितने तरीके आएंगे? टोटल तरीके 125 आएंगे क्या? टोटल तरीके आएंगे 125 तरीके। समझ गए बात ये? अब हुआ क्या, देखो फेवरेबल केस क्या आएगा। हमें बोला गया है कि 3 लेटर को एग्जैक्टली 2 एड्रेस पर पहुंचाया जाए। तो हमने क्या किया, 5 में से पहले 2 एड्रेस सेलेक्ट कर लिए। क्या किया? अब देखो 5C2, तो 5C2 से क्या हुआ, 2 एड्रेस सेलेक्ट हो गए। अब बताओ 3 लेटर है, तो पहले लेटर को समझ देखा जाए तो जो ये 3 लेटर है, समझ गई बात ये? तो देखा जाए तो पहले लेटर को भी 2 जगह डाला जा सकता है, दूसरे लेटर को भी 2 जगह डाला जा सकता है और तीसरे लेटर को भी 2 जगह डाला जा सकता है। लेकिन इन सब में से 2 केस ऐसे होंगे जब हो सकता है, देखो ऐसा हुआ होगा, जैसे मान लो ये 2 एड्रेस है, ये 2 घर है, ये 2 घर है, ये किसी उसका घर है, ठीक है ना, ये 2 घर है। अब अपने पास कितने हैं? 3 लेटर है। तो पहले लेटर को रखने के 2 तरीके, फर्स्ट लेटर को रखने के 2 तरीके, सेकंड लेटर को रखने के भी 2 तरीके और थर्ड लेटर को रखने के भी 2 तरीके। लेकिन इन सब केसों में, इन 8 केस में से एक केस ये रहा होगा कि मान लो जो पहला लेटर है, समझ गए बात ये, मतलब जो सारे के सारे लेटर है, तो एक केस ये भी तो रहा होगा कि आपकी जो तीनों के 3 लेटर है वो इसके पास चले गए और इसके पास गए ही नहीं। या फिर ये भी तो रहा होगा तीनों के तीनों लेटर इस घर में चले गए और इसमें गए ही नहीं। तो 2 केस माइनस करने पड़ेंगे। कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं। देखो ये क्या हुआ, 2 की पावर 3 से तो क्या होता, टोटल तरीके होते भाई। पहले लेटर को रखने के 2 तरीके, दूसरे लेटर के भी 2 तरीके, तीसरे लेटर के भी 2 तरीके। लेकिन इन सब में से 2 केस ऐसे हैं कि हो सकता है ना सारे के सारे लेटर, मान लो अपन ने बोला यार 3 लेटर, मैंने तुमको 3 लेटर दिए, बोला सामने 2 घरों में डाल के आओ, तो हो सकता है ना आप तीनों के तीनों लेटर ले जाके किसी एक ही घर में फेंक के आ जाओ, या फिर तीनों के तीनों लेटर ले जाके दूसरे घर में फेंक के आ जाओ, जबकि अपन को दोनों में पहुंचाने हैं। आई बात समझ में? तो लेटर फेंकने का तरीका समझ में आ गया। तो क्या मिलेगा बताओ आंसर? तो प्रोबेबिलिटी आ गई 10 × 8 - 2 6 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 125। तो यह आ गया 60/125। 5 से जाएगा 12 बार और 5 से जाएगा 25 बार। हाँ भाई क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? पक्का लॉक कर दें क्वेश्चन? अब देखो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस को फेंका गया, तो फेंक दो किसने मना किया, तो टोटल केस तो कितने आएंगे 6 × 6 36 आएगा। डाइस नॉर्मल डाइस है, मतलब डाइस पर नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6। समझ गए बात ये? अब फेवरेबल केस क्या है? फेवरेबल केस ये है जो सम होना चाहिए ना वो 8 या 8 से छोटा होना चाहिए। तो बताओ सम 8 या 8 से छोटा मतलब 8, तो सम क्या होना चाहिए 8 7 6 5 4 3। लेकिन यार सॉरी यहाँ पे जो डाइस है ना वो नॉर्मल डाइस नहीं है। अरे भाई मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था ना, कोई बात नहीं, नॉर्मल डाइस होता तो भी कर देते। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना आगे क्या लिखा हुआ है। अब इधर देख लो, अगर नॉर्मल डाइस भी होती तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और अगर नॉर्मल डाइस नहीं है तो भी हो जाएगा। अब देखो तो इसमें डाइस कौन सी है, ये वाली है। समझ गए बात ये? अगर डाइस ये वाली है तो नंबर ये वाले ले लेंगे ना, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन तो कोई सा भी आ सकता है ना। तो डाइस पे नंबर डिफरेंट है, तो 8 7 6 5 4 3 2 ये आएगा। अब बताओ 2 कब आएगा, जब 1 1 लेंगे। 3 कब आएगा, 1 2 और 2 1 आएगा। बताओ 4 कब आएगा, 2 2 1 3 3 1। 5 कब आएगा, 5 के लिए बस एक ही केस बनेगा 2 3 और 3 2, यही बनेगा बस, क्योंकि अपने पास 1 2 3 4 5 6 नहीं है। आई बात समझ में? 6 कब आएगा,
6 आएगा 3 3 से, 5 1 से और 1 5 से। 7 कब आएगा? 7 के लिए अपने पास 2 और 5 है बस, 2 5 5 2। 8 कब आएगा? 8 आएगा 1 7 7 1 3 5 और 5 3। गिनो केस कितने हुए? 4 2 6 3 9 2 11 और 1 12 और 5 17। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 17/36। तो जैसी डाइस दे दे वैसे काम करना है। 6 है ही नहीं, तो 6 कहां लिया अपन ने? लिया ना 6, ये रहा ना 3 3। अरे सम चाहिए, 2 डाइस का सम 6, एक का 6 नहीं, 2 डाइस पर सम 6। समझ में आ गया? कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन इसी बार आया था, यही सेम क्वेश्चन कई बार देखो, इस बार टेट्राहेड्रल दिया है, कई बार नॉर्मल डाइस देगा तो नॉर्मल डाइस देगा तो 1 2 3 4 5 6। टेट्राहेड्रल मतलब 4 ही नंबर है, 1 2 3 4 अपने पास। समझ के बात? ये सेम क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। समझ गए बात? ये सेम क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में कितनी बार पूछा जा चुका है। देखो सुनो, ए बी सी को किस में से लेना है? 1 2 3 4 में से। टोटल केस कितने हैं? टोटल केस बेटा डाइस दे रखी थी ना डिफरेंट। डाइस मतलब, अरे डाइस डिफरेंट नहीं है, 2 डाइस है और दोनों पर सेम नंबर है, 1 2 3 4। अरे नॉर्मल डाइस होती तो दोनों डाइस पे क्या नंबर होते? 1 2 3 4 5 6। अब डाइस कौन से नंबर वाली है? 1 2 3 5 7 11 वाली है, तो ले ली, उसकी मर्जी। आई बात समझ में? वो जो डाइस दे दे वो लेना है बस। क्लियर है बात? ये अब देखो, तो टोटल केस कितने होते हैं? ए को सेलेक्ट करने के भी 4 तरीके, बी को सेलेक्ट करने के भी 4 तरीके और सी को सेलेक्ट करने के भी 4 तरीके। समझ गए बात? ये अरे बेटा 1 5 आएगा ना यार, 6 कब बनेगा? 1 5 से बनेगा, 5 1 से ही बनेगा और 3 3 से बनेगा। अब यहां देखो, अब बोला गया है प्रोबेबिलिटी बतानी कि क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हो। तो बताओ रियल रूट्स कब होते हैं? जब इसका d 0 या 0 से बड़ा होता है। d मतलब b² - 4ac। इसका मतलब क्या करना है अपन को? b² 4ac से बड़ा। अब देखो केस कैसे लेंगे। पहला केस लिया b जब 1 है, तो b जब 1 है तो क्या आया? 1 > 4ac। हो सकता है कि a और c की वैल्यू के लिए कोई नहीं आएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि a और c कुछ भी रख लो। 1 2 देखो a b c किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए बी सी तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 4 को। आगे बात समझ में? अब देखो, अब मैंने केस लिया b = 2। b = 2 लिया तो इधर आ गया 4, तो हो सकता है बताओ कब होगा? ac = 1 हो सकता है। तो ac = 1 कब आएगा? जब a b 1 और c b 1। आगे बात समझ में? तो ये आ गया एक केस। तो कितना आंसर आया? एक आंसर आ गया यहां से। ठीक है, अब देखो थर्ड लिया मैंने, b बराबर लिया 3, तो यह आया 9 > 4ac। इसका मतलब ac 1 हो सकता है। ac 1 कब होगा? जब a b 1 और c b 1। क्या ac 2 हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ कब होगा ac 2? a 2 और c 1, या फिर a 1 और c 2। बताओ टोटल कितने केस आ गए? 1 और 2 3 केस आ गए। कितने केस आ गए? 3 केस आ गए। समझ गए बात? ये बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा 4 है ही नहीं, 4 है ही नहीं तो 4 1 कैसे लेगा? प्रीवियस क्वेश्चन में 4 है ही नहीं अपने पास। ठीक है, अब मैंने चौथा केस लिया b = 4। b = 4 आ गया तो 16 > 4ac। तो देखो क्या लेगा? ac 1 ले सकता है, ac 1 लेगा तो a 1 आएगा, c 1 आएगा। ac 2 ले सकता है तो a 1 आएगा, c 2 आएगा, या फिर a 2 और c 1। ac 3 ले सकता है, तो 3 पर कितना बन गया? अगर ac ने 3 लिया तो 12 बन गया, 12 हो सकता है। तो a3 c1 या a1 और c3। ac 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, a2 c2, a4 c1 या a1 c4। बताओ कितने केस आए? ये केस आ गए 2 और 1 3 और
3 और 2 5, 5 और 3 8 केस आ गए। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? टोटल केस हो गए 12 और नीचे थे 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64। तो नीचे है 64। बताओ क्या जाएगा? 4 से कितनी बार जाएगा बताओ? 4 से जाएगा 3 बार और 4 से जाएगा 16 बार। अब बोला गया m बाई n बताना है, तो m प्लस n, व्हाट इज द m प्लस n? 19। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई में मिलेगा इस टाइप का। समझ में आया कैसे? कई बार क्या करेगा, देखो इसी क्वेश्चन में कई बार यहाँ पे टेट्राहेड्रल की जगह पे कुछ और लिख देगा, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जैसे बताया, ये क्वेश्चन इसी साल का क्वेश्चन है सारे, समझ गए बात? ये कर लेंगे, केस लेके ही सोल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो किसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? मान लो किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है a बाई बी, तो किसी के नहीं होने की क्या होगी? b माइनस ए बाई बी। तो कई बार पूछ लिया जाता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात ये? तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होते हैं? नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात ये? बेटा NCR तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब सुनो, तो ऑड्स इन फेवर होते हैं होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है? नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो एडिशन में क्या है, थोड़ा सेट वाली चीजों का यूज होगा इसमें। अब देखो क्या, अगर बोला जाए A यूनियन B, अगर A और B एग्जॉस्टिव, समझ के बाद अगर मैं अपन बोले, देखो अगर बोला जाए अगर A और B डिसजॉइंट इवेंट होगा, अगर क्या है A और B डिसजॉइंट इवेंट होते हैं तो A इंटरसेक्शन भी 5 होता है। क्या होता है? चलो एक चीज बताओ मुझे, अगर दो इवेंट क्या है डिसजॉइंट है, समझ गए, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 है। अगर दो इवेंट डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन होता है 5। 3 इवेंट कब डिसजॉइंट होते हैं? जब A और B भी डिसजॉइंट होंगे, B और C भी होंगे और C और A भी होंगे। तो जब पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं ना, तब 2 से ज्यादा इवेंट्स डिसजॉइंट होते हैं। क्लियर है बात ये? अब देखो इधर बात करते हैं, तो व्हाट इज द A यूनियन B? तो देखो व्हाट इज द P ऑफ A यूनियन B? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या बन जाएगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब सुनिए, आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है। अब डी मॉर्गन देखो क्या बोलता है, सुनो, ऐसे समझो आप इसको, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये तो नहीं होने की प्लस होने की, तो कभी लिख रहा हूं P ऑफ A यूनियन B, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B का बार। और एक आपको डी मॉर्गन लॉ आना चाहिए। क्या होता है डी मॉर्गन लॉ? कि अगर लिखा हो कभी A यूनियन B का बार, तो अपन उसको लिख सकते हैं A बार इंटरसेक्शन B बार। और कभी लिखा हो A इंटरसेक्शन B का बार, तो क्या लिख सकते हैं? A बार यूनियन B बार। आई बात समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये 2024 में क्वेश्चन आया था। अब इसमें अजय और विजय की जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, या फिर अपना नाम लिख लो और उसका नाम लिख लो, समझ? ठीक है ना? देखो क्या है हमारे पास, हाँ देखो यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं आता है, यहाँ पे 1 आता है। जब सेट पढ़ते हैं तो क्या होता है? n ऑफ A बार बराबर NU माइनस NA होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। समझ गए बात ये? देखो क्या क्वेश्चन है, अजय विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और विजय अपीयर होता है एग्जाम में, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अजय तो अपीयर होगा लेकिन विजय नहीं होगा। अजय तो अपीयर होगा लेकिन विजय नहीं होगा। तो याद आ रहा है क्या चीज है? मान लो ये दो सेट है A और B, अजय तो होगा लेकिन विजय नहीं होगा, तो आपको क्या बताना है? A इंटरसेक्शन V बार, ये बताना है आपको। तो बताओ इसकी कैसे निकलता है? दैट इज P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन V। अब सुनो, ठीक है ना? अब सुनो, आपको दे रखा अजय अपीयर नहीं होता है, तो आपको P ऑफ A बार दे रखा है 2/7। तो व्हाट इज द P ऑफ A? 1 माइनस 2/7 आएगा क्या? 5/7, या आ गया 5/7। अब क्या बोला गया है?
अजय और विजय दोनों एग्जाम में अपीयर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/5। तो 1/5 दे रखा है आपको, तो बताओ क्या आ जाएगा। 7 पंजे 35, 25 माइनस 7 दैट इज 18/35। मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, तुम्हारा अगर बाल काट जो नाई वाई की जानते हो ना, अगर वो भी तुमको पढ़ा दे, वो तुम्हें कुछ पढ़ा है और वो तुम्हें समझ में आ जाए ना, तो वो भी ओपी है, ठीक है ना। जिसके यहाँ चाय पीने जाते हो ना, वो भी कुछ तुम्हें बता दे, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में भेजे में बैठ जाए, ठीक है ना, जिससे अपनी चीज़ें समझ में आ जाए ना, वही सब कुछ है। चलो इधर आ जाओ। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए 5/7 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5, तो क्या मिल जाएगा 18/35। चलिए आगे बोलिए, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ओपी ओपी कुछ नहीं होता है। हाँ भाई क्या करेंगे, देखो छोटा सा क्वेश्चन है। 2 मार्बल्स हैं, उनको एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या क्या है, 10 रेड है, 30 वाइट है, 20 ब्लू है और 15 ऑरेंज है। अब क्या बोला गया है, विद रिप्लेसमेंट के साथ निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, पहले रेड निकले और फिर क्या निकले, फिर अपने पास वाइट निकले। ये पहले ले लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट की चीज हो गई। तो देखो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ, ये टोटल कितने बताओ, ये 15 ऑरेंज है, ये टोटल कितने बताओ, टोटल हैं ये 30 और 20 50 60 75 है। तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, हाँ भाई रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, भाई अपन ने 1/1 2 मार्बल निकालने ना 1/1, तो पहले रेड निकले। तो जब रेड निकल चुका है, देखो समझे क्या होगा इसमें, ये मैंने पहले लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। देखो रेड निकल गया, तो जब रेड निकल चुका है तो व्हाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी, समझ गए बात, ये ऐसा है। तो बताओ रेड कैसे निकलेगा, तो 30C1 अपॉन, सो रेड कितना 10, तो 10/75। अब अपन ने इसको वापस रख दिया, तो इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब अपन सीधा क्या लिख दें, तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताइए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बन गया सीधा, तो इसको ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा पी ऑफ आर इंटू पी ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा सीधा, क्योंकि इंडिपेंडेंट बन गए। तो इसका मतलब अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 30/75। तो बताओ कितना आ गया भाई, देखा जाए तो 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, फिर 5 से 6 बार और 5 से, या फिर अपन 15 से, देखो 15 से 2 बार और 15 से 5 बार, तो क्या आ गया 4/75। क्या आंसर आ जाएगा, समझ में आ गई बात ये, अरे कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो गया, वापस रख दिया ये, अभी पढ़ने वाले अपन आगे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा एक्चुअली। क्योंकि अगर मैंने किसी भी, देखो ये किसका क्वेश्चन है, अभी अपन जस्ट आगे लेने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो क्या होता है, अगर मैंने किसी बॉक्स में से बॉल निकाली, फिर उसको वापस रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन मैंने क्या किया, पहली एक बॉल निकाली, उसको वापस नहीं रखा और फिर दूसरी निकाली, तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ गए बात ये, अरे मेरी बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो व्हाट इज द पी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज पी ए प्लस पी बी। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट। तो अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा। अब बताओ कैसे लिखोगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और ये हिस्सा बीच में 2 बार आ गया तो 2 बार माइनस कर देंगे, तो याद हो जाएगा ये डायरेक्टली फॉर्मूला, याद रखना अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स क्या आएगा,
P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2 टाइम्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है बात सभी को? डिपेंडेंट में कुछ नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना। जैसे मान लो वही क्वेश्चन होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या होता, इसको वापस नहीं रखते। अगर मान लो विद रिप्लेसमेंट की जगह होता, इसी क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन होता, विदाउट रिप्लेसमेंट होता। क्या होता? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो क्या आंसर आता, 10/75, फिर क्या आता, 30/74 आता। क्या आता? 30/74 आता। समझ गए क्यों? क्योंकि एक कम हो गया ना। अरे एक कम हो गया ना, समझ गए? एक अपन निकाल चुके हैं, तो पहले 75 थे, अब 74 बचे ना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो, मतलब वापस नहीं रखते तो। अब सुनो देखो, तो क्या होता है, P ऑफ प्लस, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस 2 टाइम्स P ऑफ इंटरसेक्शन B। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं यहां बात करूं ए, और देखो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, जितने भी सेट है सब मिलके सैंपल स्पेस बना दे। क्या बना दे? सैंपल स्पेस बना दे। प्रोबेबिलिटी तो 1 हो ही जाएगी, लेकिन पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर दो सेट है, दोनों मिलके क्या बना दे, सैंपल स्पेस बना दे। एस मतलब क्या है, सैंपल स्पेस बना दे। अब सुनो, अगर एन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पेयर वाइज इंटरसेक्शन 5 आएगा, और एग्जॉस्टिव का मतलब सबके यूनियन, सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस आएगा, मतलब सबके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो अब सुनिए, देखो क्या हुआ। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 अप टू P ऑफ En, लेकिन सबके इंटरसेक्शन क्या आएंगे, 5 आएगा। EI इंटरसेक्शन EJ 5 आएगा, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J। इसलिए क्या होगा, सिर्फ क्या बचेगा, अगर बोला जाए एन इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, P ऑफ E1 से लेकर En को P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 अप टू P ऑफ En बराबर 1 बोल सकते हैं। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या बोला गया है, देखो आपको बोला गया है 0 से लेकर 10 अपने पास चीज है, आपको दो इंटीजर सेलेक्ट करने 0 से लेकर 10 में से। बताओ टोटल केस कितने बनेंगे, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, उसके बाद कौन आएगी, उसके बाद सीमा आएगी। सीमा समझ रहे हो ना, लिमिट, ठीक है ना। उसके बाद में कंटिन्यूटी आएगी, फिर डिफरेंशियलिटी आएगी, और डिफरेंशियलिटी आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशियल बना के चली जाएगी। नहीं बेटा, इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो टोटल केस कैसे होंगे, x को सेलेक्ट करने के भी 11 तरीके और y को सेलेक्ट करने के भी 11 तरीके, तो कितने तरीके आएंगे, 121 तरीके आएंगे। बेटा एक साथ नहीं उठाया है, दो इंटीजर सेलेक्ट किए रिप्लेसमेंट के साथ। समझ गई बात, ये कैसे उठाए हैं, क्या आया देखो हमारे पास समझ में बात। ये हमें बोला गया दो इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट। अब देखो अपन को क्या बताना है, मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन 5। देखो कैसे करेंगे, x अगर 0 होगा तो बताओ y क्या क्या ले सकता है, आप खुद ही सोचो। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y बताओ क्या क्या लेगा, 6 7 8 9 10 ले सकता है। मतलब कितने केस आए, 5 केस आए। नंबर ऑफ केस कितने आए, 5। x ने 1 लिया तो क्या लेगा, 7 8 9 10 लेगा, तो 4 केस आए। 2 लिया तो इसने बताओ ये लेगा 8 9 10, 3 केस आए। इसने लिया 3 तो ये लेगा 9 और 10 लेगा, क्योंकि 3 माइनस 9 6, तो 2 केस आए। 4 लिया तो सिर्फ 10 आएगा, 1 केस आया। 5 लेंगे नहीं ले सकते। आई बात समझ में। तो टोटल कितने केस आए, ये आए 15 केस। कितने आए, 15 केस आए। अब हम उल्टी बात करें, अब अगर मैं मान लो उल्टा ये, तो सेम 15 केस कौन से आएंगे, जब y 0 लेगा, समझ गए, सेम जब y 0 लेगा तो x लेगा 6 7 8 9 10, तो सेम कितने केस रिपीट कर जाएंगे, 15 केस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 15 प्लस 15, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 30 हो गए। तो 30/121। आई बात समझ में, कर सकते हैं। हाँ भाई,
यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? कंफर्म, लॉक कर दें, चीजें क्लियर हो गई अच्छे से? बेटा जितना बता रहा हूं ना प्रोबेबिलिटी, उतना भी करके चले जाओगे ना कोई क्वेश्चन तो करके आ ही जाओगे यार, ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? ये जितना में देखो प्रोबेबिलिटी नहीं भी आता है ना तो कम से कम देख तो लिया करो, देख के सुना करो, अच्छे से समझा करो, सब आ जाएगा। ठीक है, ये इसी बार क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है ना? अब देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, देखो अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है, समझ गए क्या बोलता है? ए के होने की प्रोबेबिलिटी, सर केसेस प्लस क्यों किए भाई? टोटल केस तो लिखने पड़ेंगे ना सारे, तो केस तो प्लस ही करने पड़ेंगे ना, 15 ये और 15 वो, 30 केस नहीं आएंगे क्या? देखो तो अपन इसको लिखते हैं पी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या होता है? ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे? ऊपर फेवरेबल केस कौन से आएंगे? तो नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू बी विच आर ऑल्सो फेवरेबल टू ए, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, और अपॉन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। या फिर अपन नंबर ऑफ से भी कर सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगी? डायरेक्टली याद रखना, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, जहां पे पी ऑफ बी जीरो नहीं हो सकता। ऐसे बी बाई ए का मतलब क्या है? बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, ए ऑलरेडी हो चुका है, अब तुम एग्जाम दे चुके हो तो तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी, समझ गए क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी जब तुम एग्जाम दे चुके हो, समझ गए बात ये? तो देखो ए बाई बी क्या है? ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, क्लियर है बात ये? तो या फिर अपन क्या बोले, बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है तो क्या बोलेंगे? पी ऑफ बी इंटरसेक्शन है डिवाइड बाई पी ऑफ ए। क्लियर है बात ये? हाँ भाई देखो क्वेश्चन देखिए तुम, तो चलो आ जाओ। दो इंटीजर्स हैं, 1 से लेकर 11 में से सेलेक्ट करने, क्या करना है? 1 से लेकर 11 में से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब हुआ क्या देखो, गिवन दैट सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज इवन, मतलब क्या गिवन है? सम इज इवन, और क्या हुआ कि हो चुका है? प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? दोनों नंबर इवन हो। अब एक चीज बताओ मुझे, सम इवन कब आता है? सम इवन कब आता है? सम इवन कब आता है? जब या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ओड हो। अब हमारे पास इन 11 नंबर में से 6 तो ओड नंबर हैं और 5 इवन नंबर हैं। क्लियर है बात ये? इसका मतलब अगर दोनों हो, इवन हो, तो बताओ क्या आएगा नीचे? तो देखो ऊपर आएगा बोथ इवन और सम इवन, तो बताओ ऊपर कौन सा केस आ जाएगा? दोनों इवन। तो दोनों इवन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5c2 अपॉन 11c2। सम इवन कब आएगा? जब दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। आई बात समझ में? मतलब ऊपर क्या हुआ? कौन सा केस आ गया? दोनों। देखो इन दोनों में से एक केस ऊपर आ गया, तो बताओ क्या आंसर आ गया? ऊपर आया 5c2, नीचे आ गया 5c2 प्लस 6c2, तो 10 अपॉन 10 प्लस 15, कितना आंसर आया? 10 अपॉन 25, कितना आ जाएगा? 2/5। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 2/5। क्लियर है क्या सभी को? देखो क्या किया है, सम इवन। सम इवन कब आता है? जब है तो दोनों नंबर इवन है, दोनों ओड हो। तो दोनों इवन मतलब 5 में से 2 ले लिए अपॉन 11c2, और दोनों ओड तो 6c2 अपॉन 11c2। तो ऊपर क्या आ जाएगा? दोनों में से बताओ, बोथ इवन और सम भी इवन, तो ये वाला केस ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। देखो अपन ने क्या पढ़ा था? जैसे अपन ने पढ़ा पी ऑफ ए बाई बी। क्या था पी ऑफ ए बाई बी?
P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B था, तो अपन P ऑफ A इंटरसेक्शन B को क्या बोल सकते हैं, P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B। देखो इसको लिखा कैसे है, याद आ रहा है जो अपने पहले क्वेश्चन किया था, लाल गेंद काली गेंद, ठीक है ना, तो लाल बॉल को सिलेक्ट करा या फिर सपोज करो व्हाइट बॉल को सिलेक्ट किया, व्हाइट सिलेक्ट हो चुकी तो अब रेड को सिलेक्ट किया, समझ गए। तो व्हाट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं P ऑफ A और A हो चुका है तो फिर B के होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात, ये इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, समझ गए, थ्योरम। अब मान लो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो, जैसे मान लो 3 इवेंट्स हैं, हाँ बिल्कुल बेटा एनएफ है, एनएफ है, एनएफ है, एनएफ है, थ्योरी कंप्लीट बता दी जाएगी, क्वेश्चन भी बहुत सारे करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, उनको अच्छे से कर लेना, उसके अलावा फिर तुम्हारा मन करे जो क्वेश्चन और कर लेना, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उसको भी कर जाओगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा, देखो इसमें जैसे मान लो 3 है तो क्या लिखेंगे, A की प्रोबेबिलिटी, अब A हो चुका है तो B की प्रोबेबिलिटी, जब A और B दोनों हो चुके हैं तो C की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको A इंटरसेक्शन B भी बोल सकते हो और AB भी बोल सकते हो। क्लियर है बात, ये जब A और B दोनों हो चुके हैं तो C की प्रोबेबिलिटी। अब देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, अरे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ नहीं, देखो जैसे इतने सारे इवेंट्स है तो क्या बोलते हैं, ए पहले की प्रोबेबिलिटी, जब ये हो चुका है तो फिर दूसरे की, जब ये दोनों हो चुके हैं तो फिर तीसरे की, और जब ये 3 हो चुके हैं तो फिर चौथे की, फिर ऐसे n-1 तक हो चुके हैं तो n की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात, ये अब देखिए 2 इवेंट्स हैं, तो 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब कहलाते हैं, जब एक का होना या नहीं होना दूसरे के होने या नहीं होने पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, समझ गए बात, ये तो अपन उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे देखो मैंने एक बॉक्स था, मान लो उसमें 5 लाल बॉल थी, ठीक है ना, और 5 ही व्हाइट बॉल थी, मैंने एक लाल बॉल निकाली वापस रख दी, अब व्हाइट बॉल निकाली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। लेकिन मैंने एक रेड बॉल निकाली उसको वापस नहीं रखी, अब मैंने व्हाइट बॉल निकाली तो फर्क पड़ेगा, तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो गए। क्लियर है बात, ये अब सुनो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या बोल रहा है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है तो बी हो या नहीं हो ए पर इफेक्ट डालेगा ही नहीं, तो पी ऑफ ए बाई बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए, या फिर पी ऑफ बी बाई ए क्या आ जाएगा, दैट इज द पी ऑफ बी, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है बात, ये जैसे होता है ना, हाथी आगे जाता रहता है पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो क्या हाथी की चाल पे फर्क पड़ता है कुत्ते के भौंकने से, नहीं पड़ता है ना। और अगर कुत्ते आगे नहीं भौंकते, उनको पता है क्योंकि अगर हाथी ने पैर वेर रख दिया तो सीधा परलोक पहुंच जाएंगे, समझ गए बात, ये पी ऑफ, अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी सीधा क्या लिख देंगे, पी ए इंटू पी बी। क्लियर है बात, ये 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है वो क्या होता है, दैट इज द पी ए इंटू पी बी। अब देखो अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, दैट इज पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा। ये 3 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब सुनो, देखो जैसे ये क्वेश्चन करना था जेई में कि पी ऑफ ए 1/3 है, पी ऑफ बी भी 1/6 है, ठीक है। तो अब जैसे पूछा गया पी ऑफ ए बाई बी, अब हमको पता है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए बाई बी सीधा पी ऑफ ए बन जाएगा क्या, और पी ऑफ ए तो दे रखा है 1/3, तो ये गलत हो गया। जैसे इसको देखें तो ए बार और बी बार भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए बार,
तो पी ऑफ ए बार क्या आएगा 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये भी नहीं आएगा। फिर देखो तो ए और बी बार भी क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा पी ऑफ ए बन जाएगा, तो क्या आ गया सीधा 1/3। क्लियर है बात सभी को? चलो इधर आ जाओ। अब देखो क्या बोला गया है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी का मतलब जल्दी बोलो। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी का मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना दे रखा है 5/9 दे रखा है। अब पी ऑफ ए देखो, तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बेटा ये क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, ये पी ए इंटू पी बी बन जाएगा क्या? कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर निकालेगा? जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। हाँ भाई जल्दी से आंसर निकाल के बताओ इस क्वेश्चन का। हाँ भाई ये आ गया P, यह आ गया 2P, यह आएगा 2 इंटू पी इंटू 2P। कितना आ गया 5/9। तो देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 इंटू 3 27P और 9 इंटू 4 36P स्क्वायर विल बी 5। तो इसको सोल्व किया तो 36P स्क्वायर माइनस 27P और प्लस 5, 36 इंटू 5 होता है 180, तो 180 के फैक्टर हो गए 15 और 12। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से, कितना मिला 12P कॉमन ले लिया तो 3P माइनस 1, माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो 3P माइनस 1। P की वैल्यू आ गई 1/3 एंड 5/12। अब मुझे क्या बतानी है इसमें से बड़ी वैल्यू। देखो ये है अप्रोक्सीमेटली 0.3 और ये है अप्रोक्सीमेटली 0.4, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/12। क्या आंसर आएगा? एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी। तो क्या करते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भाई समझ में आ रही चीजें? अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बड़ा क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई थी। अब सुनो, अब ये क्या क्वेश्चन है अगला देखो, कि जैसे मान लो भाई 4 लोग हैं, निशाना लगा रहे हैं सामने, ठीक है ना, और सामने वाला उड़ गया। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया, किसी न किसी का तो निशाना लगा होगा, किसी ना किसी का निशाना लगने का। बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पी ऑफ इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी। समझ गए बात ये? तो इसका मतलब किसी न किसी का तो निशाना लगा होगा। तो देखो क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट। टारगेट वुड बी हिट का मतलब कम से कम किसी एक ने तो निशाना लगाया ही होगा। देखो इसको लिखने का तरीका ये होता है, तो अपन क्या लिखते थे इसको 1 माइनस, ऐसे लिखते हैं। देखो मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं तुमको, है ना। तो ऐसे लिखते, तो ये क्या आता है डी मॉर्गन से, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इंटरसेक्शन डी बार। तो ये क्या आता है इंडिपेंडेंट है, तो ए बार इंडिपेंडेंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखो कम से कम एक ने निशाना, देखो सामने वाला उड़ गया, अगर सामने वाला उड़ गया इसका मतलब किसी ने किसी का तो निशाना लगा ही होगा। इसका मतलब 1 माइनस पहले ने भी निशाना नहीं लगाया, दूसरे ने भी नहीं लगाया, तीसरे ने भी नहीं लगाया और चौथे ने भी नहीं लगाया। बताओ कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 2/3 3/4 एंड 7/8। क्या आ जाएगा? देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 32 माइनस 7 25/32। देखो ये वही चीज है जिसमें एक सिंपल सी बात पूछूं मैं, मान लो एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दूं, क्लास में मान लो 4 बच्चे हैं, क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका मतलब किसने किया? ये मत बोल देना सर ने सोल्व किया, अरे नहीं, मतलब कम से कम किसी एक बच्चे ने तो सोल्व किया। तो एक ने भी सोल्व कर सकता है, 2 भी कर दे, 3 भी कर दे, 4 भी कर दे, कोई भी सोल्व करे, बस क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये इसी बार क्वेश्चन आया था जेई में। क्या क्वेश्चन है, एक डाइस को फेंका जाता है, एक डाइस को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो डाइस पर नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6,
तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 2 नहीं आने की 5/6 होगी या नहीं होगी? तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6, तो 2 नहीं आने की 5/6। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2 अपीयर्स इन द इवन नंबर ऑफ थ्रो, इसका मतलब, तो इवन नंबर ऑफ थ्रो, तो इसका मतलब क्या आएगा? पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में आ जाए, पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में नहीं आए, चौथी बार में आ जाए। आई बात समझ में? तो अब क्या हुआ देखो, पहली बार में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 2 5/6, तो फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर यहां आएगा 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6, ऐसे चलता रहेगा। देखो 1 बार आया, 3 बार आया, अगली बार क्या आएगा? 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट बार। इसका मतलब समझ गए? सेकेंड बार में आए, फोर्थ बार में आए, सिक्स्थ बार में आए, इस तरह से आता जाएगा। तो बताओ क्या मिलेगा? ये क्या बन गई? एक जीपी बन गई क्या? जिसका पहला टर्म क्या है? यही पहला टर्म है, अपॉन, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस आर, ये लगा रहा हूं। तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है? 5/6 का स्क्वायर। बताओ कितना आया? 5/36, और 36 माइनस 25/36, बताओ कितना मिल गया? ये मिल गया मुझे 5/11। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 5/11। किस किस का C4 चमका? हाँ भाई, किस किस को आंसर चमक गया? किस किस का? मान लो बोलता ओड बार में 2 आए, तो मतलब पहली बार में आ गया, फिर तीसरी बार में आएगा, पांचवी बार में आएगा, सातवीं बार में आएगा। समझ में आ रहा है? अब आप देख लो, रील देखना ज्यादा बढ़िया है, ये क्वेश्चन देखना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना? फिर एग्जाम में आएगा, इस क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो, XYZ बाबू, ठीक है? मैथ्स के मास्टरों का तो थोड़ा सा तो खिसका हुआ रहता ही है ना, ठीक है ना? चलो इधर आ जाओ, हम जब तो तुम्हारे जैसे को झेलते हैं। चलो इधर आ जाओ, हाँ भाई इधर आ जाओ। अब जेई का सबसे हॉट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है जेई मेन और जेई एडवांस में। जेई मेन प्लस जेई एडवांस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, बेस थ्योरम नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी और उसके बाद में बेस थ्योरम। नहीं, इस पे मतलब सोच रहे होंगे हम ही बहुत बड़े वाले हैं। अरे बेटा, तुम बड़े वाले हो तुम, लेकिन अलग तरह के बड़े वाले हो, और हम अलग तरह के बड़े वाले हैं। समझ गए ना बात ये? चलो इधर आ जाओ। हाँ भाई देखो, अगर मेरे पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इसका मतलब समझे, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस बना लेगा। अब हुआ क्या, कोई एक आर्बिट्री इवेंट है जो कि अबोव रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ होता है। समझ गए? इसको आप ऐसे समझो कि मान लो E1 है, क्लियर है बात? ये मान लो E1 में मान लो 5 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, ऐसे E2 में भी कुछ ऐसे, E3 में से। अब मैं मान लो आपसे पूछ लूं व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब व्हाइट बॉल सभी डब्बों के पास है। अब सभी डब्बों के पास है, इसका मतलब ए जो है सभी को बिलोंग कर रहा है ना। देखो क्या हो रहा है, ए कोई आर्बिट्री इवेंट है सैंपल स्पेस का ऑफ अबोव रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां पर ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो अब सुनो, तो हम ए को क्या लिखते? हम ए को ऐसा लिखते, ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 लिखते या नहीं लिखते? बताओ। अरे लिखते क्या? इसका मतलब हम ए की प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En लिख सकते हैं। अब सुनो कैसे निकालेंगे, ऐसे समझो, ये 2 हाथ है, ठीक है ना? मान लो इस हाथ में भी एक ब्लैक पेन है, 3 रेड पेन है, इस हाथ में भी 2 ब्लैक पेन है और 4 रेड पेन है। अब मैं बोलूं
आपने कोई भी एक पेन उठा लिया, मान लो आपने रेड कलर का पेन उठा लिया, तो पहले क्या करोगे आप, दो हाथ है तो पहले किसी एक हाथ को सेलेक्ट करोगे। मान लो आपने इस हाथ को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब इस हाथ को सेलेक्ट कर लिया तो इसमें से रेड पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी, मान लो 4 रेड थे 3 ब्लैक थे, तो क्या आएगा 4/7। फिर इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया तो इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए क्या चीज है टोटल प्रोबेबिलिटी? अरे समझ में आया? तो देखो क्या है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने पहला इवेंट सेलेक्ट किया, जब पहला इवेंट सेलेक्ट हो चुका है तो उसमें से ए के होने की प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा इवेंट किया, जब दूसरा हो चुका है तो उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी। फिर एनवा हो चुका है तो फिर एनवा जब हो चुका है तो फिर उसमें से ए के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी क्या लिख देते हैं, समेशन ऑफ पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। अब बेस थ्योरम कोई नई चीज नहीं है, जब ये काम हो चुका है तो ये किसने किया हो, समझ गए बात? ये जैसे मैं बोल दिया क्या, आप एक रेड पेन ले चुके हो, तो रेड पेन निकाल चुके हो, मान लो आपने पहले वाले बॉक्स में से लिया हो, तो बस क्या आ जाएगा, पहले वाले बॉक्स वाला केस ऊपर आ जाएगा, टोटल केस नीचे आ जाएगा। समझ गए बात? ये जैसे होता नहीं कि घरों में, जैसे मान लो मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, आपने 2 कप फोड़ दिए, ठीक है ना, तो पहली बात तो अपन क्या निकालेंगे, कप फोड़ने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या हुआ, कप तो फूट चुका है, तो कप फूट चुके हैं तो कुटाई होने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए बात? ये अब कुटाई किसकी होगी, जो पहले इल्जाम लगा देगा कि मैंने नहीं इसने फोड़ा था, तो वही चीज चल रही बेटा यहाँ पे। समझ गए बात? ये तो क्या चीज है यहाँ पे, तो बेस थ्योरम क्या है, देखो सुनो, वही एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। क्लियर है बात? ये अब ए कोई इवेंट है जो इनके साथ हो चुका है, ए पहले से हो चुका है, जो कांड होना था हो गया, अब तो कुटाई बाकी है। अब क्या बाकी है, कुटाई बाकी है, ठीक है ना। अब क्या होगा, या तो भाई की कुटाई होगी या बहन की कुटाई होगी, ठीक है ना। तो सब वो कहते हैं ना, सबके लेवल निकलेंगे, तो यहां पर सब कूटे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, आर्बिट्री मतलब कोई भी एक इवेंट। समझ गए बात? ये अब देखो, तो ए अकर्ड विद इवेंट ई आई, तो क्या लिखते हैं, पी ऑफ ई बाई आई बाई ए, तो क्या लिखा जाता है, देखो तो ऊपर आ जाएगा, देखो क्या, जैसे मान लो E2 ने किया है, E2 से हुआ है, तो P ऑफ E2 बाई ए क्या आएगा, P ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2, P ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2 अपॉन क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या आ जाएगा, समझ गए बात? ये तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब जो काम करना था कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अब सबूत ढूंढने का मतलब किसने किया, तो समझ लेना बेस थ्योरम, ठीक है ना। समझ गए बात? अब ये हाँ भाई देखो क्वेश्चन समझो। अब एक बैग है, उसमें क्या है, पहले बैग में 3 वाइट है और 7 रेड बॉल है। जो दूसरा बैग है उसमें 3 वाइट है और 2 रेड बॉल है। एक बॉल निकाली और बॉल वाइट निकली। देखो पहले क्या निकालेंगे, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। बेटा फॉर्मूले छोड़ो, इधर आ जाओ, मैंने क्या पढ़ाया है सब इधर आ जाओ। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मैं 4 नंबर पक्के करवा दूंगा, इधर देख लो, अब ढंग से सुन लो। क्या, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो व्हाइट बॉल कैसे निकलेगी, पहले 2 बैग है, ये बैग ए बैग बी, तो मान लो बैग ए सेलेक्ट किया, तो 2 बैग है तो बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसमें से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/10 आएगी। क्या, अब मैंने बैग बी सेलेक्ट किया, जब बैग बी सेलेक्ट हो चुका है तो इसमें से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 आएगी, नहीं आएगी। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ बॉल फ्रॉम बैग ए, बॉल फ्रॉम बैग ए, और क्या हो चुका है, व्हाइट बॉल निकल चुकी है। तो बताओ ऊपर कौन सा केस आएगा, इनमें से ऊपर इनमें से कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आएगा, नहीं आएगा। तो 1/2 × 3/10, नीचे क्या आ जाएगा, 1/2 × 3/10
प्लस हाफ इंटू 3/5। तो बस क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3/10, नीचे 3 कॉमन ले लिया तो 1/10 प्लस 1/5, 3 से 3 तो गया, ऊपर बच गया 1/10, नीचे का एलसीएम आ गया 10, तो 10 से एक बार, 5 से 2 बार। आंसर कितना आ गया बताओ, आंसर आ गया 1/3। कितना होगा आंसर, 1/3 आ गया, तो आंसर आ गया C4। चमक गया नहीं चमक गया सर? 3/2 कहाँ से आया, कहाँ है 3/2 मेरे पास, 3/2 तो है ही नहीं। अरे 3 वाइट 2 रेड, पहले बैग में है 3 वाइट और 7 रेड, दूसरे बैग में है 3 वाइट 2 रेड। मैं तुमसे खुद पूछूं, 2 बैग है तो किसी भी एक बैग को सिलेक्ट किया तो 1/2। अरे 2 बैग है तो 2 बैग में से किसी भी एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी ना। अब बैग सेलेक्ट हो चुका है, बैग अरे 2 है ना, तो इवेंट समझ गए, तो बैग में आएगा 1/2। बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अरे ऐसे समझो, P ऑफ A, फिर P ऑफ वाइट बाई A, फिर P ऑफ B, फिर P ऑफ वाइट बाई B। समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सुनो। 2 फैक्ट्री है या 2 कंपनी है, ठीक है ना, सॉरी एक कंपनी, उसके 2 प्लांट है भाई। एक प्लांट है A और एक प्लांट है B। प्लांट A क्या करती है, 60% मोटरसाइकिल बनाती है और 60% और रिमेनिंग 40% कहां बनेगी। देखो क्या बोला गया, 60% मोटरसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए, तो रिमेनिंग कहां बनेगी, प्लांट बी पर। अब हुआ क्या, अरे जब कोई भी माल बनाते हो, कोई भी सामान बनाते हो तो कुछ तो रिजेक्टेड भी हो जाता है ना, परफेक्ट थोड़ी बन जाता है। अरे परफेक्ट बनता है क्या, नहीं बनता ना। तो वही चीज है, उसमें से क्या हुआ, जो 80% मोटरसाइकिल जो ए पर होगा ना, प्लांट ए पर, वो अच्छी क्वालिटी की है, तो 80% क्या है, बढ़िया क्वालिटी की है ना, और 90% इसमें बढ़िया क्वालिटी की है। समझ गए बात ये? अब हुआ क्या, एक मोटरसाइकिल सेलेक्ट करते हैं और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, तो पहले अपन निकालते हैं मोटरसाइकिल ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो बताओ कैसे निकालोगे, पहला प्लांट सेलेक्ट किया, तो पहला प्लांट सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी आई 60/100, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसने पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मैन्युफैक्चर हुआ प्लांट बी पर, प्लांट बी पर बना हो और क्या हो चुका है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब बताओ पहले नीचे क्या लिखेंगे, नीचे स्टैंडर्ड क्वालिटी लिखेंगे। स्टैंडर्ड क्वालिटी बताओ कैसे आएगी, मान लो मैंने प्लांट ए को सेलेक्ट किया तो 60/100, तो उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें बनने के तरीके 80/100। मैंने प्लांट बी सेलेक्ट किया तो 40/100, तो उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी की 90/100। ये तो आ गई स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब वो क्या बोला रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है। अगर वो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला, तो वो होता टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसने क्या पूछा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी अपन सेलेक्ट कर चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो प्लांट बी पर बनाओ। अब बताओ इसमें से प्लांट बी वाला कौन सा है, बेटा 60% दे रखा है ना प्लांट ए का, मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो ऊपर आ जाएगा 40/100 इंटू 90/100, तो इसका मतलब ऊपर बचेगा 36, नीचे बचेगा 48 प्लस 36, 12 से 3 बार, 12 से 4 बार, 12 से 3 बार, तो आंसर क्या आएगा 3/7। ये आया आंसर प्रोबेबिलिटी का। अब वो पूछ रहा है 126 पी की वैल्यू बताओ, तो 126 इंटू 3/7, तो 7 से कितनी बार जाता है, 18 बार जाता है, तो 18 इंटू 3 54, तो क्या आंसर आएगा, दैट इज द 54। समझ में आया? अगला क्वेश्चन फिर से देखो, क्या बोला गया है, 3 बैग है XYZ, 3 बैग है, इसमें देखो 1 रुपी कॉइन,
1 रुपी, 2 रुपी, सॉरी 5 रुपी, 1 रुपी और 5 रुपी कॉइन। बेग जो x है उसमें 5 तो 1 रुपी कॉइन है और 4 5 रुपी कॉइन है। बेग y में क्या है, 4 1 रुपी, 5 5 रुपीज। बेग z में 3 1 रुपी और 6 5 रुपीज कॉइन है। ये सारे क्वेश्चन बेटा इसी साल के आए हुए हैं। आई बात समझ में। अब उसने क्या पूछा गया है, एक बेग को रैंडम सेलेक्ट किया गया, एक कॉइन निकाला गया और कॉइन 1 रुपी का निकला हो। तो देखो उसने क्या बोला है, कॉइन 1 रुपी का निकल चुका है और किससे निकला हो, बेग वाई से निकला हो। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 1 रुपी कॉइन निकालेंगे। तो देखो 1 रुपी कॉइन कैसे निकालेंगे, 3 बेग है तो पहले बेग सेलेक्ट होगा। अरे 3 बेग है तो बेग सेलेक्ट होगा। तो अगर बेग सेलेक्ट होगा तो बेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब उसमें से समझ गए, तो 1 रुपी कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/9। बेग बी वाई सेलेक्ट किया तो उसमें से 1 रुपी कॉइन 4/9। बेग जेड सेलेक्ट किया तो उसमें से 1 रुपी 3/9। तो बताओ कौन सा बताना है, बेग वाई वाला। तो ऊपर 1/3 इंटू 4/9 आएगा। बताओ क्या बचेगा, ऊपर 4 27 27 तो उड़ गया, 5 4 3। बताओ कितना आया, 4/12 अगेन 1/3। लगता है जे वालों को 1/3 आंसर से बड़ा प्यार है। आगे बात करते हैं। देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन समझते हो ना, आकांक्षा, उम्मीद। जैसे वो गाना भी था ना, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूं, ठीक है ना। तो वैसे यहां पर भी क्या है, तो तुम्हारे परिवार वालों को भी तुमसे उम्मीदें हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं। और हो सकता है कि किसी अड़ोस पड़ोस में रहने वाली आकांक्षा को भी तुमसे कोई आकांक्षाएं हो कि ये पढ़ लिख ले बेटा, है ना, IIT वाईटी में सिलेक्शन ले ले। नहीं फिर बाद में मत बोलना, मोहल्ले का प्यार तो IIT और डॉक्टर ले जाते हैं। क्लियर है बात ये। इसलिए यहां पर भी क्या है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। देखो क्या चीज है, मान लो P क्या है, किसी पर्सन के चांस से सक्सेस के, ठीक है ना। क्लियर है बात ये। एम क्या है, एम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सम ऑफ द मनी को, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, तो देखो एक्सपेक्टेशन सीधा याद रखना, E फॉर एक्सपेक्टेशन, दैट इज द समेशन ऑफ PI MI। मतलब समझ गए, P1 M1, जैसे I इक्वल टू लिख दिया 1 से M, P1 M1 प्लस P2 M2। मान लो आपने कोई भी किसी की प्रोबेबिलिटी और उसके रेस्पेक्ट में क्या मिला, उसको कुछ मनी मिली। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, P1 इंटू M1 प्लस P2 इंटू M2 अप टू Pn इंटू Mn। ये होती है एक्सपेक्टेशन। अब देखो कुछ रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। मैं इसमें दो तरह, एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं और एक मैं वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाता है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। देखो सुनो क्या है, एक्सपेक्टेशन के जनरली आते हैं। देखो वेरिएंस का क्वेश्चन आता है, सुन लेना ढंग से, और एक ये कई बार रैंडम, समझ गए, रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन आ जाता है। दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। अब देखिए क्या है, देखो यहां पर देखो ये अपने कुछ रैंडम वेरिएबल है, 1 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी k है, 2 के अकॉर्डिंग 2k, 3 के अकॉर्डिंग 2k। समझ गए। तो हम जानते हैं समेशन ऑफ PI कितना होता है, 1 होता है। समेशन ऑफ PI क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मिलेगा, देखो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k बराबर 1, कितना आया, 3 4 2 6 और 3 9, 9k बराबर 1। तो k बराबर कितना आ गया, 1/9। अब सुनो, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, देखो ये आपको A/B फॉर्म दे रखा है। तो क्या बताना आपको, 1 से 4, इसका इंटरसेक्शन लेंगे लेस देन 3, अपॉन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। तो देखो क्या आ जाएगा नीचे, तो x, समझ गए बात ये, x इक्वल टू 1, चाहे x कैपिटल X लिख दो, एक ही बात है। समझ गए बात ये, x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। 1 से 4 क्या देता, 2 और 3 देता। 1 से 4 क्या देता, 2 और 3 देता। और लेस देन 3 क्या देता, 1 और 2 देता। इसका मतलब क्या बचेगा, ओनली x इक्वल टू 2 बचेगा। ये आपको दे रखा है स्मॉल p। तो देखो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2k।
1 की प्रोबेबिलिटी क्या है k, और ये क्या है 2k, तो ये आ गया 2k/3k, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। अब आपको एक रिलेशन दे रखा है 5p बराबर लैम्डा k, और लैम्डा पूछा है, तो 5 × 2/3 बराबर लैम्डा × 1/9। तो देखो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा मिल जाएगा 10 × 3 दैट विल बी 30। कितना मिल जाएगा लैम्डा, 30 मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ भाई कर सकते हैं बेटा, आप लोग चैट पे नहीं, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दोगे क्वेश्चन निकल जाएगा। अभी मैं इसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा वेरिएंस का, वो क्वेश्चन 2 बार कर जाना, उसी टाइप का क्वेश्चन जेईई में पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? देखो इसमें क्या लिखा, समेशन ऑफ पी आई क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई दैट विल बी 1, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम आ गया 1, तो क्या आ गया 1/9। अभी पूछ रहा है x 1 से 4, 1 से 4 का मतलब होता है 2 और 3, 2 और 3 आएगा, और लेस देन 3 का मतलब 1 और 2। देखो इसका मतलब होता है x = आएगा 2 और 3, और इसका मतलब आएगा x बराबर 1 और 2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, सिर्फ 2 मिला ना, और नीचे आएगा 1 और 2। क्लियर है बात ये? ठीक है। अब देखो बर्नौली ट्रायल्स, देखो व्हाट इज द बर्नौली ट्रायल्स, सुनिए। अगर मान लो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसके n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, क्या है n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे कोई सीरीज चल रही है, 4 मैच हुए, इंडिया 3 मैच जीत गई, 1 हार गई, तो इसका मतलब थोड़ी लगातार 3 जीते, कोई से भी 3 जीते, तो पहले मैच का जीतना या हारना क्या दूसरे मैच पे डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा ना, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो देखिए सुनिए, अगर मान लो कोई भी ट्रायल है, तो उसके 2 आउटकम्स होते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या फेल हो जाओगे। तो जेईई में या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी p है, तो फेल होने की 1 - p, या उसको मैंने नाम दे दिया q, तो इसलिए अपन बोलते हैं q बराबर क्या आ गया 1 - p, मतलब p + q क्या आ गया, दैट विल बी 1। अब देखो सुनो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाँ वेरिएंस का क्वेश्चन आता है, इसमें बताऊंगा अभी लास्ट में क्वेश्चन करवा के। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p और फेलियर की q, तो q क्या है 1 - p, तो सक्सेस प्लस फेलियर दैट विल बी इक्वल टू 1। अब जैसे आपसे बोला जाए कि मान लो 10 इवेंट हुए, 10 में से एग्जैक्टली r सक्सेस मिली, तो कैसे लिखेंगे एग्जैक्टली r सक्सेस को, NCR p की पावर r q की पावर n - r, क्या लिखते हैं। जैसे मान लो 4 मैच हुए, 3 जीते 1 हारे, समझ गए, तो क्या लिखते हैं 4C3, विन की पावर क्या आ जाएगी 3 और लॉस की पावर 1, इसलिए तो लिखा जाता है NCR P की पावर R और Q की पावर n - r, समझ गए, NCR P की पावर R और Q की पावर n - r, ये कहलाता है एग्जैक्टली R सक्सेस। जैसे मान लो 5 में से कम 2 सक्सेस, तो R बराबर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, वो बोलेगा मैक्सिमम 2 सक्सेस, इसका मतलब R बराबर 0, 1 और 2 रखेंगे। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या बोला गया है, करके बताओगे क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया, एक कॉइन है, उसको कितनी बार उछाला वो नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन मान लो n बार उछाला है, कितनी बार n टाइम्स। अब बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 7 हेड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 9 हेड्स। क्लियर है, तो एग्जैक्टली 7 हेड की कैसे निकालोगे, NC7, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, हेड नहीं आने की वो भी 1/2 होता है। क्लियर है, तो एग्जैक्टली 7 हेड क्या आएगा 1/2 की पावर 7, देन 1/2 की पावर n - 7, इधर आएगा NC9 1/2 की पावर 9, देन 1/2 की पावर n - 9। हाँ भाई क्लियर है सभी को। अब देखो क्या मिलेगा, NC7 1/2 की पावर n, देन NC9 1/2 की पावर n, ये कैंसिल आउट हो गया, NCX = NCY, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं NCn - 9, इधर NC7, तो 7 = n - 9, n कितना आ गया 16। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बोली है, एग्जैक्टली 2 हेड की,
तो क्या लिखोगे 16c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 14। तो 16c2 क्या होता है 16 इंटू 15/2 और ये आ गया 2 की पावर 16। तो हमने क्या किया, ये 2 की पावर 4 है, इधर 2 की पावर 15 है, सॉरी ओनली 15 है, ठीक है। यहाँ 2 है, इसमें से एक 2 की पावर 3 अलग कर दिया और एक 2 की पावर 13 कर दिया, तो 15 बचेगा, नीचे 2 की पावर 13 बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ भाई कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगर रैंडम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है रैंडम वेरिएबल का, किसका? रैंडम वेरिएबल का, तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना, मीन होता है सीधा एनपी, लेकिन किसके होता है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन वेरिएंस में भी पढ़ाऊंगा लास्ट क्वेश्चन में, है ना। और एक आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीन क्या होता है? दैट इज द एनपी। वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इसी का स्क्वायर रूट, लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्लियर है बात ये? अब देखो सुनो, एक डाइस को 5 बार फेंका, डबलेट आना, डबलेट मतलब सेम नंबर, एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका है अपन ने, तो सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो बताओ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/36 आएगी क्या? तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 5/6 आ जाएगी। तो व्हाट इज द मीन? दैट इज द एनपी, तो 5/6। व्हाट इज द वेरिएंस? तो अगर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्या मिलेगा बताओ? एनपीक्यू। तो 5 इंटू 1/6 इंटू 5/6 कितना आएगा? 25/36। हाँ बेटा 5 बार फेंका जो, तो n बराबर 5 लिखा है। 5 टाइम्स ट्रायल हुआ है ना, 5 टाइम्स, 2 डाइस को फेंका, 2 डाइस को फेंका, समझ गए बात ये? 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल क्या आते हैं? 36 केस आते हैं ना। 36 में से डबलेट कितने पे आएगा? डबलेट मतलब सेम 6 केस में आएगा। तो ऐसे अपन ने 5 बार ट्रायल किए हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना प्रोबेबिलिटी का, मतलब प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन किसी न किसी के पेपर में मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो सुनो कैसे करते हैं। यहां पे म्यू का मतलब है मीन और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या निकालेंगे? समेशन पी आई, जो कि होता है 1। अब देखो समेशन पी आई कितना है? 1/3 प्लस के प्लस 1/6 प्लस 1/4 बराबर 1। तो यह आ गया के प्लस एलसीएम ले लिया 12, 3 से 4 बार, 6 से 2 बार, 4 से 3 बार। तो के बराबर क्या आया? 1 माइनस 4 3 7 9/12, तो 1 माइनस 3/4, मतलब ये आ गया 3/12, 1/4 आ गया। के की वैल्यू आ चुकी है। अब सुन लेना ढंग से क्वेश्चन करने का तरीका आगे। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ भाई कर सकते हैं, यस और नो? अब देखो मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई, समझ गए? क्योंकि समेशन पी आई 1 होता है। अब देखो समेशन पी आई एक्स आई करते हैं, तो बताओ म्यू कितना आ गया? अल्फा इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू के प्लस 0 इंटू 1/6 और माइनस 3 इंटू 1/4, यह आ गया मीन। के की वैल्यू लिख देते हैं, तो यहां आ गया अल्फा/3, 1/4 और माइनस 3/4, तो यह आ जाएगा अल्फा/3 माइनस का 1/2। यह आ चुका है हमारे पास। कर सक लेंगे म्यू। अब हमको बोला गया है सिग्मा माइनस म्यू बराबर 2, तो पहले सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। तो देखो वेरिएंस कैसे लिखते हैं? समेशन पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर लिखते हैं। अब यहां से देखो सिग्मा कितना है? सिग्मा बराबर म्यू प्लस 2 है क्या? है। तो मैं यहां सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं? म्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या? लिख दूं म्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या आएगा? पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर 1/3 इंटू अल्फा स्क्वायर, फिर देखो के इंटू 1 स्क्वायर
अगला वाला तो 0 हो गया, और 1/4 इंटू 9 आ गया। और म्यू कितना है, α/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ म्यू प्लस 2 क्या बन जाएगा, म्यू प्लस 2 बन जाएगा α/3 प्लस 3/2 बन जाएगा क्या। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे बताओ क्या मिलेगा, α/3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बताओ, α² प्लस 9/4 प्लस ओनली अल्फा मिलेगा ना, 2 टाइम्स अल्फा इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, यहां आएगा α²3, यहां के कितना है 1/4, फिर प्लस का 9/4, यहां आएगा α²3, आएगा α²3, सॉरी α²9, फिर आएगा 1/4 और माइनस का 2α/3। देखा जाए देखो क्या मिला, 9/4 से 9/4 उड़ गया, 1/4 से 1/4 उड़ गया, α²9 और α²9, 2α²9 और प्लस का α²3, मैं यहां लिख रहा हूं देखो क्या आएगा, 2α² और प्लस का α² बराबर आ गया 2α/3। इधर एलसीएम मिलेंगे बताओ कितना आएगा, 9, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, एक बार ढंग से देख लेना, ये म्यू कितना था, म्यू था हमारे पास α/3, देखो ढंग से देख लो, सिग्मा स्क्वायर कितना है, देखो सिग्मा बराबर है म्यू प्लस 2, क्लियर है बात, ये कर लेंगे। देखो सिग्मा कितना है, म्यू प्लस 2 है, ये कितना आया सोल्व करने पर, देखो ये आ रहा है हमारे पास कितना, पी इंटू एक्सआई स्क्वायर, तो कितना आता है 1/3 इंटू α² प्लस के प्लस 0 प्लस 9/4, और यहां से म्यू कितना है α/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज α²9 प्लस 1/4 माइनस 2α/3, क्लियर है बात, ये क्या बनेगा सुनो, माइनस का 2α/3 इंटू 1/2 मिलेगा ये, तो कितना मिल रहा है बताइए, ये मुझे मिल रहा है α/3, सॉरी कितना मिलेगा ये मुझे मिलेगा α/3। हाँ भाई क्लियर है, सॉरी अरे यार क्वेश्चन ही उड़ गया, वापस आ जाएगा कि, हाँ देखो कर लेंगे इसको, देखो सुनो क्या हुआ, देखो यहां पे ये जो लिखा हुआ है यहां पे, इसको देखो एक बार, अगर हम यहां पे देखा जाए इसमें, देखो अपने पास क्या आ रहा है, म्यू प्लस 2, म्यू कितना है, दैट इज द α/3 माइनस 1/2, तो α/3 प्लस 3/2, तो ये मिल जाएगा मेरे पास α² प्लस 9/4 और प्लस 2 टाइम्स कितना आ जाएगा α/3, तो ये बनेगा ओनली अल्फा, यहां पर है α² प्लस 1/4 और प्लस का 9/4, ठीक है। यहां क्या आएगा देखो, यहां आएगा α² प्लस का 1/4 माइनस 2 इंटू α/3 इंटू 1/2 आएगा। अब देखो फाइनल कितना बचा, अगर देखा जाए तो यहां से मेरे पास बच रहा है देखो α² माइनस 2α²9, मैं यहां लिख रहा हूं इस कैलकुलेशन को, कितना आ रहा है α² और माइनस का 2α²9, क्लियर है बात सभी को। अब देखो साथ में क्या आ रहा है, अल्फा इधर आ रहा है हमारे पास कितना, ये 2 से 2 कट गया, क्लियर है बात सभी को, तो सॉल्व कर लेंगे अल्फा की वैल्यू, अरे हो जाएगा अल्फा की वैल्यू सोल्व। बताइए अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे कितना बच रहा है साथ में अपने पास, ये माइनस का अल्फा आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास कितना प्लस का α/3 और बाकी सब कट गया, ठीक है। तो कितना आया, ये हमारे पास बन गया 3 माइनस 2 α² और ये आ रहा है माइनस का 2α/3। तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आई, α/3 कॉमन ले लिया तो α/3 माइनस का 2 बचेगा, तो हमारे पास मिल गया या तो अल्फा बराबर 0 या अल्फा बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब अल्फा अगर 6 है तो वो क्या पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन, हाँ भाई अल्फा 6 आ गया, अल्फा अगर 6 आ गया हमारे पास, तो अगर मुझे चाहिए सिग्मा की वैल्यू या किसी भी चीज की वैल्यू लिख सकते हैं आप, अरे क्लियर है क्या क्वेश्चन, बस अल्फा ही निकालना था इसमें, बाकी तो क्या है सिग्मा प्लस म्यू निकाल लो, क्लियर है सभी को क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या उड़ गया है इसमें से एक्चुअली,
हाँ भाई क्वेश्चन क्लियर है क्या? कर लेंगे? चलो बहुत बढ़िया। तो ये था अपना प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपना हो चुका है कंप्लीट। ये क्वेश्चन प्लीज अच्छे से दोबारा से कर जाना।